आज हम लोग कक्षा 8वीं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अध्याय 4 रासायनिक अभिक्रियाएं कब और कैसी कैसी होती हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो 4.1 रासायनिक परिवर्तन देखते हैं कि किसमें किसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखते हैं, जैसे बर्फ़ का पिघलना, लोहे पर जंग लग जाना, साइकिल के टायर का घिसना, भोजन का सड़ना, घड़े का टूट जाना आदि प्रकार से हम लोग देखते हैं। उसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। क्रियाकलाप 1 के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आगे चित्र में देख सकते हैं कि हमने एक बीकर लिया है और उस बीकर में हम लोग क्या रखे हैं, 50 मिली पानी, 50 मिलीलीटर क्या रखे हैं, उसमें पानी रखे हुए हैं और सावधानीपूर्वक उसको क्या करेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। फिर कांच की छड़ के सहायता से हम उसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। अब बीकर को छू करके देखेंगे कि हम लोग जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो डाले हुए हैं वो पानी क्या, बीकर को हम लोग हाथ में छू करके देखेंगे तो वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल जो है पानी में मिलाए हैं, जो क्या होते हैं, तुरंत क्या कर देती है, इस बीकर को गर्म कर देती है। फिर उसी प्रकार हम दूसरे बीकर लेते हैं और दूसरे बीकर को, ये हम लोग दूसरे बीकर ले लिए और दूसरे बीकर में क्या करेंगे, फिर इसी प्रकार उसमें एक बूझा चूना ले लेंगे और उसमें पानी डाल देंगे। फिर पानी डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस चूने को मिला देंगे, जिससे क्या हो जाते हैं, बीकर फिर से गर्म हो जाती है। आपने देखा भी होगा कभी कभी ऊष्मा निकलने के बाद जब हम लोग बीकर में गर्म पानी रखे रहते हैं तो ऊष्मा जैसे ही निकलती है तो वो क्या हो जाती है, बीकर गर्म हो जाती है। क्रियाकलाप 2 देखते हैं। इसमें एक परख नली लेंगे, परख नली होल्डर, लाल तथा नीला लिटमस पेपर लेंगे, जिससे हम सांद्र को हम लोग पता कर सकते हैं कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। तो सोडा वाटर की बोतल को खोलें, एक सोडा वाटर लेंगे, सोडा वाटर में गैस भरी रहती है और उस गैस भरी रहती, इस कारण क्या हो जाती है, उसमें बहुत सारी परिवर्तन देखने को मिलती है। निकलने वाली जो गैस रहती है समीप क्या हो जाता है, क्रमशः गीला किया हुआ नीला तथा लाल लिटमस पेपर लेते हैं और सोडा वाटर विलयन। अब दोनों लिटमस पेपर डालकर देखेंगे कि उस लिटमस पेपर का जो है रंग कैसे हो जाता है, उसमें क्या क्या परिवर्तन आने लगती है। तो एक चम्मच में खाने का सोडा, एक चम्मच में हम लोग क्या लेंगे, खाने का सोडा ले लेंगे। गीले लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर जो रहता है, नीला तथा लाल लिटमस पेपर का परीक्षण उस अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को जांच करने के लिए करते हैं। अब कड़े कांच की परख नली में खाने का सोडा गर्म करते हैं। निकलने वाली जो गैस के समीप नीला तथा लाल लिटमस पेपर को ले जा करके देखेंगे तो लिटमस पेपर का रंग में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। और नोट करके हम लोग सारणी क्रमांक 4.1 में अपनी कॉपी में बनाकर उसमें अम्लीय है या क्षारीय प्रकृति का होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे सारणी क्रमांक 4.1 देख पा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ नोट करेंगे। पदार्थ लिए हैं, सोडा वाटर लिए हैं, जिसमें निकलने वाली जो गैस है वो क्या होती है, गर्म होती है। और जो खाने का सोडा है, दूसरा हम लोग खाने का सोडा लेंगे, पहला सोडा वाटर ले लेंगे, निकलने वाली गैस क्या हो जाएगी, गर्म हो जाती है। सोडा वाटर का हम लोग क्या करेंगे, अम्लीय और क्षारीय प्रकृति उस लिटमस पेपर के द्वारा हम लोग चेक करेंगे कि खाने का सोडा का जो लिटमस पेपर जो है लाल होता है कि नीला होता है। अब यदि वो क्या रहेगी, क्षारीय रहेगी तो क्या हो जाएगी, नीला हो जाएगी, नीले कलर में आ जाएगी। और वो अम्लीय होगी तो वो लाल कलर में आ जाएगी। तो खाने का सोडा जो होता है ना, खाने का सोडा का भी लिटमस पेपर के द्वारा हम लोग निरीक्षण कर सकते हैं।
आगे हम लोग बात करते हैं क्रियाकलाप 2 में सोडा वाटर से निकलने वाली जो गैसें होती है, सोडा वाटर दोनों की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है ना। तो सोडा वाटर जो खाने का जो सोडा वाटर रहता है वो क्या होती है, उसकी प्रकृति सोडा वाटर में, सोडा वाटर की जो प्रकृति है वो क्या होती है, अम्लीय होती है। जबकि खाने के जो सोडा होती है वो क्या होती है, क्षारीय होती है। खाने का सोडा क्या होती है, क्षारीय होती है। और उसे गर्म करने पर निकलने वाली जो गैसें होती है वो क्या होगी, अम्लीय होगी। अब सोडा वाटर में जो बोतल जब खोलते हैं, सोडा वाटर का जो बोतल है खोलने पर उसमें घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या निकलती है, तीव्र गति से बाहर निकलती है। समीकरण में देख सकते हैं स्पष्ट रूप से 2NaHCO3 क्या है, सोडियम NaHCO3 बाई कार्बोनेट। हम लोग क्या करेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट को जैसे ही गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या हो जाती है, जैसे ही हम लोग इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना। जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या किए, गर्म किए, तो गर्म करने के बाद Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बना, और क्या बना, पानी बना, और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर रिलीज हो गई, बाहर निकल गई। उसके बाद देखते हैं इस क्रिया में खाने के जो सोडे, सोडियम बाई कार्बोनेट को हम लोग क्या किए, गर्म किए। गर्म करने के बाद क्या निकला, सोडियम बाई कार्बोनेट बना, और क्या बना, पानी बना। उसके बाद गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल गई। रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से लक्षण होते हैं इसके बारे में देखते हैं क्रियाकलाप 3 में। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एक परख नली ले लेंगे। परख नली कैल्शियम कार्बोनेट और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक परख नली में कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं और इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे। और अम्ल डालने पर क्या क्या परिवर्तन उसमें होती है, इस क्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलती है, इसको नोट करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि अभिकारक कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग क्या किए, गर्म किए, तो क्या हो बना, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में हमें मिली। तो गैस का निकलना, गैस जब निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, अभिकारकों की अवस्था में क्या हो जाएंगी, परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ लक्षण दिखाई देंगे। तो हमने देखा यहाँ पर कि दो पदार्थों को आपस में मिलाने पर किसको किसको मिला है, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमने ये दो पदार्थों को मिला दिया। अब दोनों पदार्थों को मिलाने पर उसमें जंग लगना, भोजन का खराब हो जाना आदि क्या हो जाते हैं, कुछ उदाहरण मिलते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों को क्या किए, मिलाएं, तो क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी। क्रियाकलाप 4 में हम लोग देखते हैं, क्रियाकलाप 4 में देखें तो इसमें दिखाई दे रहा है कि आवश्यक सामग्री हम लोग ले लेते हैं। शक्कर आप लोग चित्र में देख सकते हैं, इसमें हम लोग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। शक्कर लिए हैं, गर्म करने का एक साधन भी लिए हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है गर्म करने का साधन लिए हैं। और परख नली होल्डर भी यहाँ पे लिए हुए हैं हम लोग, परख नली होल्डर है ना। और कांच की एक परख नली लिए हैं। क्या करते हैं, अब गर्म करने का जो साधन लिए हुए हैं उसमें हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, परख नली में शक्कर लेकर के उसको गर्म कर देते हैं। गर्म करने पर क्या परिवर्तन उसमें देखने को मिलता है कि शक्कर जो है होती है गर्म होने पर क्या हो जाती है, पिघल जाती है। अधिक गर्म करेंगे तो क्या हो जाती है, काली हो जाती है, काली पड़ जाती है कि नहीं, परख नली में जम जाती है और परख नली की दीवारों पर क्या हो जाती है, बूंदे दिखाई देने लगती हैं। तो इसे शक्कर का क्या कहते हैं, अंगारण, इसे शक्कर का अंगारण या चारिंग कहते हैं। यहाँ क्रिया के बाद बने नए पदार्थ क्रिया से पहले
पदार्थ क्या होती है, समान होती है ना। जब हम लोग गर्म किए तो उसके क्या हो गया, परिवर्तन आया, उसके रासायनिक परिवर्तन हमने देखने को मिला कि शक्कर वो क्या हो गई, पिघल गई और कुछ जो है काली हो गई। तो हमने यहाँ पर नए पदार्थ बनाने के लिए गर्म किया, तो अतः हमने क्या निष्कर्ष पाया कि उसमें रासायनिक क्रियाएं होने लगी। वो रासायनिक क्रियाएं जो गर्म करने पर संपन्न हुई, इन क्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण तो हुआ, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्रियाकलाप 1 में हमने अणबुझे चूने डाले हुए थे, तो वो क्या हो गया, ऊष्मा में उत्सर्जन हुआ। जब हम पानी में क्या किए, अणबुझे चूने को डाले तो क्या हुआ, वहाँ से ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ। अतः कुछ रासायनिक क्रियाएं संपन्न होने से ऊष्मा क्या हो गई, उत्सर्जित हो गई। उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसको क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। क्रियाकलाप 5 में देखें, इसमें भी हम लोग एक परख नली ले लेते हैं, दूध लेंगे, नींबू का रस लेंगे, गर्म करने का एक साधन ले लेते हैं और क्या करेंगे, परख नली में क्या कर देंगे, दूध को आधा भर देंगे और अब इसे गर्म करेंगे। गर्म करने पर नींबू के रस और कुछ बूंद डाल देते हैं। नींबू के रस का क्या करेंगे, कुछ बूंद डालेंगे और उसमें रासायनिक क्रियाएं के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन को देख सकेंगे। यहाँ क्या हो जाती है, सफ़ेद अपक्षेप प्राप्त होती है और वो अपक्षेप क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं में संपन्न होने का एक लक्षण होती है। अब देखते हैं आगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या क्या प्रकार होते हैं, तो पहला हम लोग देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि हम लोग मैग्नीशियम का टुकड़ा और चिमटी गर्म करने का एक साधन ले लेते हैं। एक चिमटी की सहायता से क्या करते हैं, मैग्नीशियम के टुकड़े को जलाएंगे। मैग्नीशियम का एक टुकड़ा मिलेगा, हम लोग उसको चिमटी में से दबा करके मैग्नीशियम को क्या करेंगे, जलाएंगे। जलने के फलस्वरूप ऊष्मा, उसमें क्या होगी, जलेगा तो ऊष्मा ही उत्सर्जित होगी, प्रकाश उत्पन्न होगा तथा सफ़ेद रंग का पदार्थ बनता है। यह सफ़ेद रंग का पदार्थ क्या कहलाएगा, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन के बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में जब मिल जाएंगे तो एक नया सफ़ेद रंग का पदार्थ जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे समीकरण देख सकते हैं हम लोग, हमने क्या लिए 2 mg मैग्नीशियम लिए, उसको हम लोग जोड़े किस में, ऑक्सीजन में, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO। ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो रासायनिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, दो रासायनिक अभिक्रियाएं, जब दो रासायनिक पदार्थ जब मिला देते हैं तब एक नया पदार्थ बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। आपने आयरन और सल्फर को मिलाकर आयरन सल्फाइड बनना पढ़ा ही है। यह भी संयोजन अभिक्रियाएं का उदाहरण है। जैसे हम लोग अमोनिया ले लेते हैं, NH3 अमोनिया है, हाइड्रोक्लोराइड HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे, उसके साथ क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड का बनना एक क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। उसी प्रकार सल्फर और ऑक्सीजन को मिलाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रियाएं के अंतर्गत आती हैं। अब हम लोग संयोजन अभिक्रियाएं तो देखें, अब दूसरा प्रकार कौन सा होता है, दूसरा प्रकार होता है अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं। अपघटन या वियोजन कैसे होता है, क्रियाकलाप हमने 2 में पढ़ा ही है कि खाने के
जो सोडे का अपघटन करते हैं, खाने का जो सोडा है उसको क्या करेंगे, अपघटन कर देते हैं। अपघटन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डाल देते हैं, तोड़ देते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जब सोडियम खाने का जो सोडा है उसको पानी में हम लोग मिला देते हैं, क्या हो जाती है, उनका अपघटन हो जाती हैं, तो सोडियम कार्बोनेट बनती है और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलती हैं। इस अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, ये अभिक्रियाएं अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया जो है अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको, पानी लिए हम लोग 2H2O क्या होती है, किसका सूत्र है, जल का। हम लोग क्या करेंगे, इस जल को क्या करेंगे, विद्युत चिंगारी देंगे और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जब जल कितने अणुओं से बना है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनी है, जल बनी है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर 2 हाइड्रोजन निकल जाती हैं और प्लस 2 ऑक्सीजन निकल जाती हैं। तो क्या हो गया, ये अपघटन अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। वियोजित होना मतलब टूटना, अपघटन हो जाना, यही इसका उदाहरण है। यहाँ पर नीचे हम लोग देख सकते हैं CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म किए, फिर वो किस में कन्वर्ट हो गया, अपघटन किस में हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब हम लोग बात करेंगे विस्थापन अभिक्रियाएं। तीसरा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है देखते हैं। तो इसमें परख नली, एक परख नली लिए हैं, यहाँ चित्र में देख सकते हैं, एक परख नली लिए हैं और ये एक परख नली लिए, उसमें हम लोग माचिस भी लिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर माचिस है, और जिंक के तनु हाइड्रोक्लोराइड, यहाँ पे जिंक धातु दिख रहे, छोटे छोटे के फॉर्म में जिंक धातु है, और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी लिए हैं। एक परख नली में जिंक के कुछ टुकड़े हम लोग मिला देते हैं परख नली में, और अब इसमें थोड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। अब उसको क्या करते हैं, गरम करते हैं। तो गरम जैसे ही जिंक में क्या करेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, ऑलरेडी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, क्योंकि वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो क्या होती है, हमेशा गर्म होती है। तो वो क्या हो जाती है, वहाँ से गैस निकलने लगती है। तो वो गैस निकलने लगती है, तो गैस कौन सी है, परख नली के मुंह के समीप जलती हुई माचिस की तीली लेकर के जाते हैं या मोमबत्ती लेकर के जाएंगे, तो क्या हो जाती है, इस अभिक्रिया में जिंक के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन की विस्थापन कर उसका स्थान ले लिया जाता है, और जिसके फलस्वरूप जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। Zn जिंक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाए हैं, HCl मिला दिए, तो क्या बना, जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन के फॉर्म में बाहर हो गई। चौथा क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, क्रियाकलाप 2 में हमने देखा कि खाने के सोडे में अपघटन से जो गैस बन रही है उसे यदि चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी क्या हो जाती है, दूधिया कलर का हो जाता है। इस अभिक्रिया में चूने का पानी, जिसे रासायनिक भाषा में हम लोग कैल्शियम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या करती हैं, अभिक्रिया करती है, और अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती CaCO3 बनाता है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, नया पदार्थ जो होती है ना वो अघुलनशील पदार्थ के रूप में प्राप्त होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रियाएं। यहाँ पर चित्र में हम लोग देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाएं तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी।
चूने का पानी कैसे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आवश्यक सामग्री लिए गए हैं, 2 कांच की बोतल लिए हैं और कीप लिए हैं और छन्ना पत्र और अनबुझा चूना। एक कांच की बोतल में क्या करेंगे, 1/2 पानी भर लेंगे और अब उसमें 2 चम्मच अनबुझा चूना डाल देते हैं और अगले दिन इस पानी को छान लें और दूसरी बोतल में हम लोग क्या कर देते हैं, भर देते हैं। तो इस प्रकार पारदर्शी चूने का पानी तैयार हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कैसे होती है, इसको देखते हैं हम लोग। क्रियाकलाप 9 में देखेंगे, आवश्यक सामग्री परख नली ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिनॉल और ड्रॉपर, लाल तथा नीला लिटमस पेपर। अब हम लोग चेक करेंगे कि लिटमस जो पेपर है उसमें 2 कलर कौन कौन सा अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, वो कौन सा कलर में आते हैं उसको देखते हैं। अब परख नली में 20 बूंदें तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लेकर उसमें 1 या 2 बूंद फिनोल्फ्थेन डालेंगे और उस विलयन में कौन सा रंग उत्पन्न होता है, विलयन के रंग में क्या क्या परिवर्तन आई हैं, इसको हम लोग अम्लीय है या क्षारीय है इसका अध्ययन करते हैं। इस क्षारीय विलयन में ड्रॉपर की कुछ बूंद उसमें क्या करते हैं, तनु अम्ल डालते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस क्षारीय विलयन में ड्रॉपर द्वारा क्या करेंगे, बूंद बूंद करके तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें डालते जाएंगे। अब विलयन को क्या करते जाएंगे, जैसे ही डालते जाएंगे हम लोग ड्रॉपर से तो विलयन को हिलाते जाएंगे। इस स्थिति में एक ऐसी स्थिति का जो है ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसमें विलयन का रंग क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक उसमें गुलाबी रंग जब तक ना आ जाए तब तक हम क्या करेंगे, ड्रॉपर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते जाएंगे। कब तक, जब तक उस विलयन का रंग गुलाबी ना हो जाए, गुलाबी रंग समाप्त ना हो जाए तब तक हम लोग क्या करेंगे, डालते जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इस विलयन में क्रमशः लाल व नीला लिटमस पेपर डाल करके देखेंगे उस विलयन में, तो हम लोग पाएंगे कि अम्ल व क्षार की कौन सी क्रिया हो रही है, लवण तथा पानी का क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। और हम लोग देख सकते हैं समीकरण के माध्यम से कि इस NaOH प्लस HCl हम लोग क्या किए, क्षार और अम्ल, NaOH क्या है, क्षार है और HCl क्या है, अम्ल है। HCl जैसे ही हम लोग मिलाए तो क्या बना, NaCl लवण और पानी में कन्वर्ट हो गई, तो वो कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। छठवां देखते हैं हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो क्रियाकलाप 6 में हम लोग देखे हैं कि मैग्नीशियम के तार को जलाया, मैग्नीशियम के जो तार लिए उसको क्या किए, हम लोग जलाए हैं। अब उसमें देखते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। जब हम मैग्नीशियम के तार को जला करके देखें तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। यह ऑक्सीकरण का एक उदाहरण ही है, ऑक्सीजन के फॉर्म में निकल रहा है, मतलब क्या है, ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोजन, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। हम जानते हैं कि लोहे के ऑक्सीजन के साथ यदि संयोग करें तो क्या होगा, जंग लगता है। अतः लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण क्रिया का एक उदाहरण बन जाता है। जैसे कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर को ऑक्सीजन की मात्रा में हम लोग क्या मिला देते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है। जब हम लोग अमोनिया को रक्त तप्त कांच की नली में प्रवाहित किया जाता है तब वह अपघटित होकर नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन या हाइड्रोजन बनाती है। अमोनिया देखें, NH3 को हम लोग क्या किए, मिलाएं तो गर्म किए तो क्या बना, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो ये क्या कहलाता है, अपचयन। अपचयन हुआ ना यहाँ पर। जैव रासायनिक क्रियाएं देखते हैं। जैव रासायनिक क्रियाएं में रासायनिक पदार्थों के साथ साथ सूक्ष्म जीवाणु भी भाग लेते हैं। कौन कौन से सूक्ष्म जीवाणु हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे जीवाणु हो सकते हैं जो दही का जमना, डोसा बनाने के लिए, भिगोने के लिए चावल तथा उड़द की दाल में खमीर का उठना, भोजन का सड़ना,
हमारे व अन्य जीवों के शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं जैसे पाचन इत्यादि क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे और दूसरे जीव जंतुओं के शरीर तथा पेड़ पौधे में लगातार बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है। कारखानों में भी बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे दवाइयाँ, खाद, कीटनाशक, पेंट, पॉलिश, सीमेंट, साबुन, सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि बनाए जाते हैं।